सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में हम लोग जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी हैं आजादी से बाद की, उन सभी के विषय में हमने देखा। हमने कोठारी आयोग के बारे में देखा, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के विषय में देखा, इसके अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में देखा। तो जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। तो जब 1986 के बाद इसका एक बार इसको चेक किया गया, यानी कि इसकी एक बार फिर से समालोचना किया गया या फिर इसको संशोधित करने का प्रयास किया गया कि इसमें जो कमियां रह गई हैं उसको हम कैसे दूर करें, क्योंकि बहुत जरूरी है एक बार उन सभी जितने भी सुझाव दिए गए थे उन सभी सुझावों का अवलोकन करना, क्योंकि समय के हिसाब से हर चीज बदलती रहती है। आप सभी लोगों को पता है कि चीजें चेंज होती रहती हैं। पहले आप लोग बटन वाले मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, अब आप लोग स्क्रीन टच मोबाइल का प्रयोग कर रहे हो। तो वो समय भी उस समय उस मोबाइल का महत्व था, आज इस मोबाइल का महत्व हो गया। तो इस तरीके से आप देखोगे तो समय के साथ हर चीज बदलती रहती है, टेक्नोलॉजीज भी बदलती रहती है। तो इसी प्रकार शिक्षा का भी जो स्तर है वो बदलता रहता है और शिक्षा की भी जो आवश्यकता है वो समय के साथ बदलती रहती है। तो यहाँ पर जब 1986 में एक बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसकी एक बार फिर से उसका अवलोकन किया गया या फिर उसमें संशोधन करने की कोशिश की गई, जहां पर कुछ और चीजें हम ऐड कर सकते हैं। तो यही चीज बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का आधार कि हम क्या चीजें और सुधार सकते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो आपका महत्वपूर्ण है ही वो चैप्टर। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहां पर जा करके उसको देख लीजिएगा। और उसी से निकल करके ये जो यहाँ पर ये जो नीति आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ये वहीं से निकल करके आई है। तो प्रोफेसर यशपाल समिति के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दोस्तों, जो प्रोफेसर यशपाल है ये हमारे देश के जाने माने शिक्षाविद और प्रोफेसर थे, यानी कि ये जो समिति बनी थी इसके ये अध्यक्ष थे, प्रोफेसर यशपाल समिति। और दोस्तों इसमें बस्ते का बोझ क्या होता है इसको भी रखा गया, ये इसमें पॉइंट बनाया गया। आप सभी को पता है कि आज का समय कितना बदल गया है। पहले के टाइम में बच्चे एक कॉपी में 3 सब्जेक्ट लिख लेते थे, लेकिन आज के समय में क्या है, आज चाहे एलकेजी का बच्चा हो, यूकेजी का बच्चा हो, ऐसा लगता है कि वो क्लास 9 10th का बच्चा है। उसके पास इतनी कॉपियां होती है, इतने सब्जेक्ट होते हैं, कॉपी किताब सब स्कूल में लेके जाना होता है। और कहीं ना कहीं ये जो इशू है बस्ते के बोझ का, ये बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है और बहुत बार शिक्षाविदों ने इस पर अपना अपना राय दिया है कि बच्चों को इतना बस्ते का बोझ ना दिया जाए कि बच्चों के कंधे ही झुक जाएं। तो इस पर यहाँ पर विशेष जोर दिया गया और इसे हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसके 3 नाम है जिनको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, प्रोफेसर यशपाल समिति 1992, बस्ते का बोझ। तो ये तीनों एक ही हैं। आपको बस ये याद रखना है कि ये क्यों बनी थी। ये समिति बनी थी 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी उसमें कुछ संशोधन करने के लिए और कुछ और अच्छी चीजें उसमें ऐड करने के लिए। अगर कुछ अच्छी चीजें और ऐड कर सकते हैं तो उसको ऐड करने के लिए। अब देखिए, भारत सरकार के द्वारा सन 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विभिन्न खंडों में किए गए संशोधन। तो कौन कौन से संशोधन किए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी 1986 में, जिसे हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, उसमें कौन कौन से संशोधन किए गए? तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले समग्र साक्षरता अभियान को व्यापक बनाया गया, यानी कि उसको पूरे देश में लागू करने की कोशिश की गई। जहां पर नहीं पहुंच पाया था वहां पर भी पहुंचाने की कोशिश की गई, क्योंकि जब तक पूरा देश साक्षर नहीं होगा तब तक जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 को और अधिक व्यापक बनाना। दोस्तों, मैंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत अच्छे से आपको बताया कि ब्लैक बोर्ड योजना क्या है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि ब्लैक बोर्ड, आप सभी लोगों को पता है कि अगर एक कमरा खाली है, उस कमरे में कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, वो रूम है। और अगर उस रूम में आप एक ब्लैक बोर्ड ला करके टांग दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लासरूम। अब वो रूम क्लासरूम बन गया। तो इस तरीके से जो एक ब्लैक बोर्ड होता है ये एक रूम को क्लासरूम में बदल देता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम ही रखा गया इस योजना का कि बहुत ही कम संसाधन में भी आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है ये 1987 में ये
स्टार्ट की गई, क्योंकि इसका सुझाव दिया गया था 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो 1987 से इसने वर्क करना स्टार्ट किया। तो कहीं-कहीं 1988 भी दिया, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, तो जब ब्लैक बोर्ड योजना बनी थी 1986 में, तो वहाँ पर क्या जिक्र था? वहाँ पर जिक्र ये था कि कम से कम जो विद्यालय है उसमें 2 कमरे और 2 शिक्षक का होना आवश्यक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया, 1992 का जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जो प्रोफेसर यशपाल जी के द्वारा बनाई गई, उसमें देखिए अब क्या हो गया, 3 कमरे हो गए। 3 कमरे और 3 अध्यापकों की बात हुई। और उसमें क्या बात हुई थी, 2 कमरे और 2 अध्यापक की। तो इस तरीके से जो संशोधन किया गया वो यही किया गया कि अब जो ब्लैक बोर्ड योजना है उसमें 3 कमरे की बात होगी और 3 अध्यापकों की बात होगी। और उसमें क्या था, 2 कमरे और 2 अध्यापक। अब देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी लागू करना। उस समय क्या था, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ब्लैक बोर्ड योजना का लाभ मिला था। लेकिन अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 आई, यानी कि प्रोफेसर यशपाल समिति आई, उसमें इसको उच्च प्राथमिक स्कूलों में यानी कि कक्षा 6 से 8 तक में भी इसको शामिल करने की बात की गई, ब्लैक बोर्ड योजना को चलाने की बात की गई। अब देखिए, रुचि आधारित पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए। इसीलिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के बाद बच्चा अगर आर्ट स्ट्रीम का है तो वो आर्ट में अपना करियर बनाए, अगर वो साइंस में अपना करियर बनाना चाहता है तो साइंस, चाहे इंजीनियर बने चाहे डॉक्टर बने। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, रुचि आधारित, यहाँ पर जो रुचि ये ऐड किया गया है कि रुचि आधारित पाठ्यक्रम हो, यानी कि जो बच्चे भी जिसको पढ़ने में रुचि ले, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय। दोस्तों ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी की गई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी की गई है, और फिर देखिए संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1992 में आई, उसमें भी ये बात कही गई कि जो राष्ट्रीय आय का 6% है वो शिक्षा पर व्यय किया जाए। और कहीं ना कहीं नहीं व्यय हो रहा था, इसीलिए बार बार इसका जिक्र किया गया कि जो देश अपनी शिक्षा व्यवस्था पर जितना अधिक खर्च करता है वो देश उतना ही आगे निकलता है। तो इसलिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है देश को शिक्षित बनाना। फिर राष्ट्रीय परीक्षा सुधार, यानी कि जो परीक्षा प्रणाली थी उसमें काफी हद तक इसमें सुधार करने की गुंजाइश है, तो इस पर भी इन्होंने अपनी राय दी। इसके अलावा जनसंख्या शिक्षा, लोगों को जनसंख्या के बारे में भी जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे देश में लगातार जो जनसंख्या है वो बढ़ती हुई जा रही है और उस तरीके से संसाधन उतने नहीं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या की भी शिक्षा दी जाए, यहाँ पर ये चीज नई ऐड की गई है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था का मतलब दोस्तों जो बच्चे स्कूल में नहीं आकर के पढ़ पा रहे हैं उनको भी पढ़ने का अवसर दिया जाए और उनकी भी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, तो ये अनौपचारिक शिक्षा हो गई। और अनौपचारिक शिक्षा का मैंने आपको बताया भी है इसकी परिभाषा कि जो औपचारिक शिक्षा होती है जो बच्चे स्कूल में ग्रहण करते हैं, और ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ये घर पर या किसी भी स्थान पर अपनी मित्र मंडली में जहां से भी बच्चे ग्रहण करते हैं वो होता है अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था। इसके बाद अपव्यय व अवरोधन की समस्या एवं अंतर, यानी कि अपव्यय और अवरोधन में अंतर। दोस्तों अब अपव्यय और अवरोधन का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए, बहुत ही आसान सी परिभाषा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तभी आप समझ पाओगे। अपव्यय का मतलब क्या होता है और अवरोधन का मतलब क्या होता है। जो अपव्यय, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च हो जाना। दोस्तों अब बच्चा आपके स्कूल में मान लीजिए एडमिशन ले लिया, आप प्राइमरी में गए हो, आपके स्कूल में कोई बच्चा आया उसने एडमिशन ले लिया, वो कुछ दिन स्कूल आया उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया, तो ये हो गया अपव्यय, यानी कि उसने स्कूल आना ही बंद कर दिया। और ये अवरोधन क्या है, अवरोधन का मतलब है कि बच्चा स्कूल आया लेकिन वो रेगुलर नहीं रहता है, स्कूल तो आता रहता है वो लेकिन रेगुलर नहीं रहता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी कक्षा में फेल हो जाता है। तो ये क्या हो गया, अवरोध उत्पन्न हो गया कि बच्चा अपनी ही कक्षा में फेल हो गया और फिर से उसको उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, अवरोध हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि अपव्यय और अवरोधन का मतलब समझ में आ गया होगा। अपव्यय का मतलब बच्चा स्कूल से चला ही गया, वो आया ही नहीं फिर पढ़ने, और जो अवरोधन का मतलब है वो ये है कि बच्चा फेल हो गया, अवरोध उत्पन्न हो गया उसके आगे, फेल होने की वजह से उसी कक्षा में वो फिर रह गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो इस तरीके से ये हो गया अपव्यय और अवरोधन। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए और इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए, जिसको हम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले
जो 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, वो की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, और वही चीज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी दोहराई गई है, और फिर वही चीज यहाँ पर भी कही गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐड की गई है, वो क्या ऐड की गई है कि जो इसका उद्देश्य है वो इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसके द्वारा सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जानकारी मिल पाए, तभी तो वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। नारी समानता के लिए शिक्षा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी कि हर एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जो नारी समानता के लिए शिक्षा है, आप देखोगे जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी है सभी में इसका जिक्र किया गया है कि जो लड़कियों की शिक्षा है, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों की शिक्षा बिल्कुल समान रूप से दोनों को शिक्षा दी जाए, और यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी की गई है, चाहे वो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, चाहे 1986 की हो, और यहाँ पर देखिए फिर वो चीज दोहराई गई है। इसके अलावा यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा की भी बात की गई है, यानी कि जो लोग स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके हैं या जो लोग कभी स्कूल में गए नहीं, स्कूली शिक्षा तो दोस्तों यहाँ पर नहीं कह सकते हम, यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि जिन्होंने कभी शिक्षा नहीं ग्रहण की और वो प्रौढ़ हो चुके हैं, यानी कि उनकी जो स्कूल जाने की उम्र है वो अब नहीं रह गई, फिर भी उनको शिक्षा देना है, क्योंकि शिक्षा लेने की, पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती है। तो प्रौढ़ शिक्षा की बात भी यहाँ पर कही गई है, ताकि तो देश में कोई भी निरक्षर ना रहे, सभी लोग साक्षर रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा भी दी जाए। अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से घटाकर 1:30 कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, यानी कि एक शिक्षक पर पहले 40 छात्र थे, यानी कि 40 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ाता था, तो ये हो गया एक शिक्षक, ये हो गया 40 बच्चे। तो अब इसको घटा क्यों दिया गया, क्योंकि एक टीचर जितने कम बच्चे रहेंगे क्लास में वो उतना ही सभी बच्चों पर ध्यान दे पाएगा। ये चीज आपको भी पता है, अगर कक्षा में संख्या कम होती है बच्चों की तो हर एक बच्चे पर टीचर विशेष रूप से ध्यान दे देते हैं, और आप सभी को पता है कि एक जो पीरियड होता है 1 घंटे मुश्किल से 35 मिनट की होती है, तो उस 35 मिनट में टीचर को अपने चैप्टर को पढ़ाना भी होता है, बच्चों को लिखवाना भी होता है, तो समय बहुत कम होता है। तो इस हिसाब से जो टाइम है वो भी, जो अनुपात है वो भी कम होना चाहिए, ताकि अगर एक शिक्षक है उस पर 30 बच्चे हैं तो भी उन बच्चों को आराम से हैंडल कर लेगा टीचर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, और ये एग्जाम में पूछा भी है आप लोगों के कि शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए। तो इस समय जो प्रेजेंट में है वो 1:30 ही है, तो याद रखिएगा एक शिक्षक पर 30 छात्र। इसके बाद यशपाल समिति का अन्य नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो यशपाल समिति थी इसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 है ये पूरी तरीके से आपको इसके सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और सारी चीजें आपको क्लियर भी हुई होंगी। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियोस भी मिलेंगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तुरंत, और घंटी के निशान को भी जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए, और आप लोग लगातार हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहें और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों लगातार आप लोग के लिए हम ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। और आपको जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, वैसे आपके सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आसानी से जाकर के आप हर एक वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। वहां पर साइड में आई बटन को भी क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।